तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कोलिनर्जिक ड्रग्स। हम लोग अब तक एएनएस फार्मेकोलॉजी के अंदर एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग खत्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पे। इसी के साथ हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्मेकोलॉजी को ख़त्म करेंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि वो ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन के जो फंक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। और एसिटाइल कोलिन किस नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो जो भी ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे या उसके फंक्शंस को एनहांस करेंगे, वो सारे कौन से होंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ड्रग्स विच स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ईदर एनहेंसेस द फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कोलिनर्जिक ड्रग्स। हमारा जो पैटर्न होगा आज का पढ़ने का वो ये होगा कि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स की, उसके बाद हम एंटी कोलिनेस्ट्रेसिस के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम कोलिनर्जिक ड्रग्स का थेरापेटिक यूज़ देखेंगे। एंटी कोलिनेस्ट्रेस एक तरीके का कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं वो हमें समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है नर्व एंडिंग्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक, और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे वो एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है हमारा। तो हमारे जीआईटी से क्या एब्जॉर्ब होगा? कौन सा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होगा? कोलिन। कोलिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स के अंदर और उसको कंबाइन किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोलिन को कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेगा? एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन को स्टोर करके एक वेसिकल के अंदर रखा जाएगा, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स के अंदर नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को स्टोर करते हैं, ऐसे पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन को स्टोर किया जाएगा। और जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी तो कैल्शियम की हेल्प से, कैल्शियम और वेरियस प्रोटीन्स की हेल्प से, जैसे साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफाइसिन की हेल्प से एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ किया जाएगा नर्व एंडिंग से। और रिलीज़ होने के बाद जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो अपने रिसेप्टर्स पे, मतलब जिन रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करेगा, या तो मस्केरेनिक रिसेप्टर, एम फॉर मस्केरेनिक, या तो मस्केरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और अपना फंक्शन शो करेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ किया जाएगा तो उसके बाद उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्गर टाइम तक इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्टर साइट पर नहीं रखा जाता। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स में से जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता था उसको या तो COMT कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज या फिर मोनोमीन ऑक्सीडेज डिग्रेड करते थे। ऐसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कौन करेगा? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा, किसमें? एसीटेट में और कोलिन में। कोलिन दोबारा से रीयूज हो जाएगा। तो एंटीकोलिन एस्ट्रेसेस कौन से ड्रग होंगे? जो इस एंजाइम को इनिबिट करेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेसेस को, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स। अब यहाँ पे जहाँ पे नर्व एंडिंग्स के अंदर एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करेंगे और एसिटाइल कोलिन के प्रोडक्शन को हेम्पर करेंगे, वो देखते हैं हम। जो कोलिन का ट्रांसपोर्ट होगा नर्व एंडिंग्स के अंदर, उसको कौन इनिबिट करेगा? हेमिकोलिनियम। जो एसिटाइल कोलिन का स्टोरेज होगा वेसिकल्स के अंदर, उसको कौन इनिबिट करेगा? वेसामिकॉल। और जो बोट्युलिनम टॉक्सिन है वो उसके रिलीज को इनिबिट करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बोट्युलिनम मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन है जो अब तक ह्यूमन मैनमेड के लिए बनाया गया है। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कोलिन के ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करेगा? वो हेमिकोलिनियम। जो एसिटाइल कोलिन के स्टोरेज को इनिबिट करेगा वेसिकल के अंदर, वो वेसामिकॉल। और जो उसके रिलीज को इनिबिट करेगा वो बोट्युलिनम टॉक्सिन। तो जितने भी ड्रग्स है, हेमिकोलिनियम या वेसामिकॉल या बोट्युलिनम टॉक्सिन, ये कैसे एक्ट करेंगे? सारे एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस के ड्रग्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनिबिट कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। जबकि जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो चुका होगा उसके बाद जो उसका पोस्ट जंक्शनल डिग्रेडेशन होगा वो कौन करेगा? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो ये एंजाइम कैसे एक्ट करेगा? कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्यों? क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एसीटेट और कोलिन में एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा तो जो एसिटाइल कोलिन का इफेक्टिव टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो एंटी कोलिन एस्ट्रेसिस ड्रग है या फिर कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर्स हैं वो कैसे ड्रग्स होंगे? कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि वो उस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे। अगर ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन को इफेक्टिवली ज़्यादा टाइम मिलेगा रिसेप्टर पे एक्ट करने के लिए, और उसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है पोस्ट जंक्शनल साइट पर या अपने रिसेप्टर्स पे वो बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स की कि कौन कौन से होते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर। फिर अल्फा में अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा में बीटा 1 बीटा 2। ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक जो रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं दो टाइप के, निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्केरेनिक रिसेप्टर। इनका नाम ऐसे रखा गया कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो बेसिकली निकोटीन से स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और मस्केरेनिक रिसेप्टर जो एक मशरूम पॉइजन है मस्केरीन, उससे स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए इनका नाम है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स और ये निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, NN और NM। NN का मतलब है निकोटिनिक न्यूरोनल। निकोटिनिक न्यूरोनल का मतलब ये है कि ये वो रिसेप्टर्स हैं
जो कि हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लियंस पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ पर? गैंग्लियंस पे। चाहे वो सिंपैथेटिक प्रीसाइनेप्टिक गैंग्लियन हो या फिर पैरासिम्पैथेटिक प्रीसाइनेप्टिक गैंग्लियन हो, दोनों के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होंगे? एन एन। और एन एम का मतलब है निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स पे। तो निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होंगे, एन एन और एन एम। एन एन कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस पे और एड्रिनल मेडुला पे। और निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। अब हम बात करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में। जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के, M1, M2, M3, M4 और M5। इसमें कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि M2 रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट पे। M1 रिसेप्टर्स हमारे पूरी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर या फिर गैस्ट्रिक गैंग्लियंस के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। M2 रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आइस पे, ब्लैडर पे एंड ब्रोंकाइस पे। M4 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और M5 भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो उसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है वो कौन से? M1 और M2। M1 का प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर या फिर हमारी पूरी GIT की एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग्स के अंदर। और M2 रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होते हैं हार्ट पे। तो इसके लिए एक याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है। पहले खाओ, मतलब जो M1 रिसेप्टर्स हैं वो स्टमक पे और GIT के अंदर। फिर दिल लगाओ, मतलब जो M2 रिसेप्टर्स है वो हमारे हार्ट पे होंगे, बाकी काम बाद में। मतलब जो M3 हैं वो सारे जितने बचे हुए हमारे विसराज है जिसमें ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होना चाहिए, वहाँ पे सारे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक जब भी हमारी बॉडी के अंदर ओवर ड्राइव होगा, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा बॉडी के अंदर, तो वो क्या काम करेगा? एक तो हमारे GIT को स्टिमुलेट करेगा जिससे हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, और दूसरा हमारा जो बॉडी है उसको रेस्टिंग फेज में लेके आएगा। मतलब उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जब उसकी मेटाबॉलिज्म उसको स्लो डाउन करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। मतलब हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसका मेन काम क्या है? हमारी GIT को स्टिमुलेट करना और हमारी बॉडी को रेस्टिंग फेज में लेके जाना, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको कम करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमारे जो कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब वही जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करें। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग्स दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं ब्रॉडली, एक डायरेक्टली एक्टिंग और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग जैसे नाम में समझ में आ रहा है, जो कि डायरेक्ट पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स पे अपना वर्क करेंगे, एक्शन करेंगे, या तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे या फिर मस्करेनिक को स्टिमुलेट करेंगे। मतलब उनका जो एक्शन होगा वो डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे होगा, तो वो होंगे डायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर्स स्टिमुलेटिंग देम। इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन से होंगे? इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का मतलब है एंटी कोलिनेस्टरेसेस ड्रग। बेसिकली वो क्या काम करेंगे? जो हमारा एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये वाला जो एंजाइम है, इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे। अगर ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो जो एसिटाइल कोलिन का इफेक्टिव टाइम है या इफेक्टिव एक्शन है अपने रिसेप्टर्स पे, चाहे वो निकोटिनिक हो चाहे मस्करेनिक हो, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब एंजाइम डिग्रेड नहीं होगा तो उसका जो अमाउंट है रिसेप्टर्स पे या उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली कैसे काम करेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग्स की फॉर्म में। तो पहले कौन से हो गए? डायरेक्टली एक्टिंग, जो डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, और दूसरे कौन से हो गए? इनडायरेक्टली एक्टिंग या फिर एंटी कोलिनेस्टरेजेस, जो क्या काम करेंगे? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करेंगे। क्लास का नाम है एंटी कोलिनेस्टरेसेस और जिस एंजाइम को इनिबिट करेंगे वो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेजेस। ठीक है, तो हमारे जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है वो कौन कौन से हो गए? एक तो खुद एसिटाइल कोलिन हो गया क्योंकि वो डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्ट करता है। दूसरा मस्कैरिन, जैसा मैंने आपको बताया था मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये मस्कैरिन जो हमारे एक मशरूम पॉइजन है उससे स्टिमुलेट होते हैं। और तीसरा कौन सा है? निकोटीन। एसिटाइल कोलिन, मस्कैरिन एंड निकोटीन, ये सारे क्या हैं? डायरेक्टली एक्टिंग, क्योंकि डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि ग्लाकोमा में यूज़ किया जाता है। अब एसिटाइल कोलिन हो, मस्करीन हो या निकोटीन हो, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं, मतलब नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं। अब इसके जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? बेथानिकॉल, मिटाकोलिन एंड कार्बाकॉल। ये हमारे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। कौन कौन से? एसिटाइल कोलिन हो गया, मस्करीन हो गया, निकोटीन हो गया और साथ में पिलोकार्पिन। जो हमारे सिंथेटिक डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो कौन से हो गए? बेथानिकॉल, मेथाकोलिन एंड कार्बाकॉल। अब हम चलते हैं हमारे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पे। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स दो क्लासेस में डिवाइड हैं। एक तो हमारे कौन से हो गए? रिवर्सिबल
और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि एंटी इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग बेसिकली क्या काम कर रहे थे, जो हमारा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है उसको इनिबिट कर रहे थे। अब जो ड्रग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को रिवर्सिबली इनिबिट करेंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए इनिबिट करेंगे और कुछ टाइम पे उनको जो एक्शन है वो वैनिश हो जाएगा या फेड अवे हो जाएगा, तो वो सारे किस में आएंगे, रिवर्सिबल ब्लॉकर्स में। और जो इरिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे, मतलब जो एसिटाइल कोलिन जब तक दोबारा से सिंथेसाइज नहीं होगा तब तक के लिए उसको परमानेंटली डिग्रेड कर देंगे, वो सारे किस में आएंगे, इरिवर्सिबल में। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग दो क्लासेस में डिवाइडेड है, रिवर्सिबल ब्लॉकर्स एंड इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स। ये बेसिकली किसको ब्लॉक कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को। अब जो हमारे रिवर्सिबल ब्लॉकर्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक लिपिड सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से आएंगे, फाइजोस्टिगमीन, टेकरीन, रिवास्टिगमीन, डोनिजिपिल एंड गैलेंटामाइन। कौन कौन से, फाइजोस्टिगमीन, टेकरीन, रिवास्टिगमीन, डोनिपेजिल एंड गैलेंटामाइन। और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आएंगे हमारे, एड्रोफोनियम, जिसका आप एक टेस्ट भी होता है एड्रोफोनियम टेस्ट, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो वाटर सॉल्युबल के आगे हमारे एड्रोफोनियम, पायरिडोस्टिगमीन एंड नियोस्टिगमीन। अब बेसिकली इनका जो डिफरेंस है लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का वो ये है कि कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग अगर वो लिपिड सॉल्युबल हुआ तो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके माइक्रो एनवायरनमेंट में एंटर नहीं कर सकता, एक्सेप्टेड कुछ जगहों पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो हमारा ब्रेक होता है, जैसे एरिया पोस्ट्रिमा, वहाँ पे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है। हाइपोथैलेमस की ब्लड सप्लाई के अंदर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेक होता है, जिससे कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंस कर पाए। बाकी जगहों पे पूरा ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट होता है। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और उसका जो एक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी होगा। जबकि इन कॉन्ट्रेरी अगर कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर हमारी कैसे बैरियर है, लिपिड बैरियर। वाटर सॉल्युबल ड्रग कैसे होंगे, आयनिक ड्रग्स होंगे। अब कोई आयनिक सब्सटेंस लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि लिपिड एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर को नॉन पोलर क्रॉस कर सकता है, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग। जबकि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कंडीशन में अगर हमको किसी भी कोलिनर्जिक ड्रग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन नहीं चाहिए तो हम इन ड्रग्स को प्रायोरिटी पर रखेंगे, जैसे एड्रोफोनियम, पायरिडोस्टिगमीन एंड नियोस्टिगमीन। और अगर हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करना है या फिर किसी ऐसी डिसीज़ में इन ड्रग्स को यूज़ करना है कि जिसमें हमको हमारी ब्रेन के अंदर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, तब हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे, लिपिड सॉल्युबल। जैसे एल्जाइमर के अंदर क्या होता है कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स देंगे तो इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे हम देंगे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। और अगर हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन नहीं चाहिए किसी पेशेंट के अंदर तो हम क्या देंगे, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। अब जो एड्रोफोनियम है या पायरिडोस्टिगमीन है या नियोस्टिगमीन, इनमें बेसिकली जो इनका डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का, कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है। जैसे एड्रोफोनियम का बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पायरिडोस्टिगमीन का है और उससे भी ज़्यादा है नियोस्टिगमीन का। ठीक है, तो हम दूसरी क्लास पे चलते हैं, हमारे इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स। इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स के अंदर भी अगेन दो क्लासेस हैं, इसमें कोई लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके अंदर कौन कौन से, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। अगर आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो ऑर्गेनोफॉस्फेट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग फर्टिलाइजर्स में या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। जैसे आपने अगर हाउस होल्ड जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, तो वो सारी की सारी जितने कंपाउंड्स आप देखते हैं वो सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। अगर कोई इंसान इसको कंज्यूम करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट करके, वो भी इरिवर्सिबली इनिबिट करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर कौन कौन से आ गए, मेलाथियोन, पैराथायोन, इकोथायोफेट एंड नर्व गैसेज जैसे टेबलिन एंड सेरिन। अब किसी पेशेंट को अगर हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स दिए तो उसके अंदर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनिबिट होगा। अगर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनिबिट होगा तो बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की ओवरड्राइव है वो बढ़ेगी, मतलब जो हमारी बॉडी है वो कोलिनर्जिक क्राइसिस में जाएगी। कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम है या जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट होगा। तो किसी को अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट दिया और उसको पॉइजनिंग हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो उसके साइंस एंड सिम्टम क्या क्या होंगे, वही साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जो सारे के सारे हमारे कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर आते हैं। जो भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है वही सारे उस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। और कार्बामेट्स के अंदर कौन से आ गए, कैरारील, एल्डी कार्ब एंड प्रोपोक्सोर। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में
दो मेजर क्लासेस हैं, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग जो रिसेप्टर्स पर डायरेक्ट एक्ट करेंगे, एसिटाइलकोलिन, मस्करीन, निकोटीन एंड पिलोकार्पिन, बेथानिकॉल, मेटाकोलिन एंड कार्बाकोल। इनडायरेक्टली एक्टिंग में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। इनका जो मेजर डिफरेंस वो आपको याद रखना है वो ये है कि जो लिपिड सोल्यूबल है वो CNS एक्शन शो करेंगे अपने, और जो वाटर सोल्यूबल है वो CNS एक्शन शो नहीं करेंगे। वहीं पे इरिवर्सिबल ब्रोकर्स के अंदर कौन कौन से आ गए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर मेलाथायोन, पैराथायोन, इकोथायोफेट और नर्व गैसेस जितनी होती हैं, और कार्बामेट्स के अंदर कैरारील, एल्डिकार्ब एंड प्रोपोक्सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होंगे। थेरापेटिक यूजेस मैंने जो क्लासिफिकेशन लिखा है वो लिखा है कि रिसेप्टर्स के बेसिस पे, कि जहाँ जहाँ पर मस्केरेनिक रिसेप्टर्स है वहाँ वहाँ पे क्या एक्शन होगा, और जहाँ जहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ वहाँ पे क्या एक्शन होगा। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट हैं गैस्ट्रिक गैंग्लियन के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, आई, ब्लैडर, मतलब जहाँ जहाँ पर भी ऑटोनॉमिक सप्लाई है हमारी बॉडी के, फ्रॉम हेड टू टू जितने भी विसराइज हैं, आइज, लंग्स, GIT, हार्ट, सब जगह पे ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है। अब ऑटोनॉमिक इनर्वेशन सिंपैथेटिक का भी होगा और पैरासिम्पैथेटिक का भी होगा। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट एक्सेप्ट गैंग्लियंस, ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो और कोलिनर्जिक सिस्टम का काम क्या होगा, जो भी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करेगा। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का जो बेसिकली इनर्वेशन है वो कहाँ कहाँ पे होता है, GIT पे और हार्ट पे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हमारे किसी की GIT को स्टिमुलेट करना है तो हम कौन से ड्रग्स देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। किसी के ब्लैडर को स्टिमुलेट करना है तो हम कौन से ड्रग्स देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसलिए मस्केरेनिक यूजेज में सबसे पहला ग्लाकोमा, जो हमारे M3 रिसेप्टर्स है वो आइज पे प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लाकोमा के अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, पाइलोकार्पिन एंड फाइजोस्टिग्मिन, जिसमें कि जो पाइलोकार्पिन है वो हमारा डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, एंड फाइजोस्टिग्मिन हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है। इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी किस क्लास का ड्रग है, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के अंदर लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, एल्जाइमर्स। अभी मैंने आपको बताया कि एल्जाइमर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एल्जाइमर्स के अंदर हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारी जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और कोलिनर्जिक एक्टिविटी हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेटेड फॉर्म में रखने के लिए। मतलब हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो भी हमारे कॉन्शियसनेस के फंक्शंस है, कॉग्निटिव फंक्शंस है, उन सारे फंक्शंस को कौन मेंटेन करता है, कोलिनर्जिक सिस्टम या फिर एसिटाइलकोलिन मेंटेन करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो एल्जाइमर के अंदर क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस है उसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ मेनेट, वो न्यूक्लियस ऑफ मेनेट हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो वो जो न्यूक्लियस है वो डिग्रेड होता था, जिसकी वजह से हमारी जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन जो कम हो जाते हैं और पेशेंट एल्जाइमर में जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाए। कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगे। लिपिड सॉल्युबल क्यों, क्योंकि वो ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। तो लिपिड सॉल्युबल क्लास में हमने देखे थे, टेक्रीन हो गया, रिवास्टिग्मिन हो गया, डोनिजिपिल हो गया, या फिर गैलेंटामाइन हो गया। ठीक है, अब एट्रोपिन एंड बेलाडोना पॉइजनिंग। जो हमारा एट्रोपिन है ना, बेसिकली ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एट्रोपिन हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्लास का प्रोटोटाइप ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन से होंगे, वो ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करेंगे, मतलब इसका अपोज करेंगे, जो उसके एंटी काम करेंगे, उनको बोलेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और उसका प्रोटोटाइप ड्रग कौन सा है, एट्रोपिन। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो एक ड्रग जो उस क्लास की सारी ड्रग्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सके। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है एट्रोपिन। ठीक है, जिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाए उसका पूरा नाम है एट्रोपा बेलाडोना, इसलिए इसको हम बोलते हैं एट्रोपिन या बेलाडोना पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को आपने एट्रोपिन दे दिया है या फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसकी एक्टिविटी रैपिडली फॉल करेगी, मतलब रैपिडली कम होगी। तो उस कंडीशन में हम उसकी बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या देंगे, फाइजोस्टिग्मिन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, बॉडी को कॉग्निटिव स्टिमुलेशन देगा और साथ के साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा। मतलब सेंट्रल पैरासिम्पैथेटिक कमांड है जो कि हमारी हाइपोथैलेमस में होती है। मैंने आपको बताया था ना, हाइपोथैलेमस दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक एंट्रोमीडियल और एक पोस्ट्रोलेटरल, तो उसको स्टिमुलेट करेगा। दूसरी चीज़ पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस मतलब कोई पेशेंट है वो किसी सर्जरी में गया, किसी सर्जरी के बाद उसके अंदर क्या हुआ, जो उसका GIT का स्टिमुलेशन है वो कम हो गया।
मतलब जो उसकी इलियम है वो पैरालिसिस में चली गई, जो हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम है उसने काम करना बंद कर दिया। अब जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है वो कैसा स्टिमुलेंट की तरह काम करता है जीआईटी के लिए, सिंपैथेटिक इनिबिशन का काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का। क्यों? क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारी जीआईटी स्टिमुलेट होगी। तो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस की कंडीशन, मतलब कि कोई पेशेंट का कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जिसकी वजह से रिफ्लेक्स में उसका जो इलियम है वो पैरालाइज हो गया है या प्रॉपर पेरिस्टालसिस नहीं हो रही है उस एरिया में, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? कोलिनर्जिक ड्रग। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट करेगा किसको? जीआईटी को। वहाँ की उस कंडीशन में हम कौन से ड्रग देंगे? नियोस्टिग्मीन एंड बेथानिकॉल। नियोस्टिग्मीन क्यों देंगे? क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, हमें सीएनएस एक्शन चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ उसका जीआईटी पे एक्शन चाहिए, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स को। ये बेसिक डिफरेंस है लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का, कि अगर हमको सीएनएस फंक्शंस नहीं चाहिए या सीएनएस एक्शन नहीं चाहिए उस ड्रग का, तब हम यूज़ करेंगे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। ठीक है। दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा था कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या काम होता है? यूरिनरी रिटेंशन को इंक्रीज करना, क्योंकि वो स्ट्रेस की कंडीशन में स्टिमुलेट होता है, और स्ट्रेस की कंडीशन में यूरिनेशन इज नॉट अ फेवरेबल थिंग ना। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कब स्टिमुलेट होता है? जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब भी हम यूरिनेट करने जाते हैं या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है जब वो स्टिमुलेट होता है, तो किस कंडीशन में होता है? जब हमारे लिए कंडीशन फेवरेबल होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लगता है कि हमारी यूरिनेट करने के लिए कंडीशन फेवरेबल है, तब हम यूरिनेट कर पाते हैं। मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? कि यूरिनरी रिटेंशन को डिक्रीज करना और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करना है, जिससे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो, हमारे ब्लैडर की जो डिट्रूजन मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो, इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स हो और हम इजीली यूरिनेट कर पाए। सेम अपोजिट फंक्शंस हैं जो सिंपैथेटिक कर रहा था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि डिट्रूजर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, इंटरनल स्पिंटर को रिलैक्स कराएगा। तो उस कंडीशन में हम कौन से ड्रग्स देंगे? नियोस्टिग्मीन एंड बेथानिकॉल। सेम, क्योंकि हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन चाहिए ही नहीं। पांचवा इसका फंक्शन जो थेरापेटिक यूज़ है मस्करेनिक का, वो क्या है? जॉगरान सिंड्रोम। जॉगरान सिंड्रोम के अंदर एक कंडीशन, ये ट्रायड होता है बेसिकली जॉगरान सिंड्रोम का, या पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो उसका एक सिम्टम होता है ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ की कंडीशन में हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे? पाइलोकार्पिन एंड सेविमेलिन। अब हम ड्राई माउथ की कंडीशन में इसको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमारी बॉडी के जितने सीक्रीशंस हैं उन सबको कम करता है, चाहे वो लेक्राइमेशन हो, चाहे वो सलाइवेशन हो, चाहे वो जितने भी जीआईटी के सीक्रीशंस हैं या लेक्राइमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, इन सारे सीक्रीशंस को कम करता है। और जबकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इन सारे सीक्रीशंस को इंक्रीज करता है। लेक्राइमेशन को इंक्रीज करेगा, सलाइवेशन को इंक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा। तो ड्राई माउथ की कंडीशन में अगर हम पाइलोकार्पिन या फिर सेविमेलिन या फिर कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो वो क्या काम करेंगे? कोलिनर्जिक ड्राइव को स्टिमुलेट करेंगे और बॉडी के अंदर सलाइवेशन होगा। सलाइवेशन की वजह से ड्राई माउथ की कंडीशन जो जॉगरान सिंड्रोम में आ रही है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी के लिए बेसिकली एक टेस्ट है, इसका नाम है मेथाकोलिन टेस्ट। इसके अंदर क्या काम करते हैं हम? इनहेलेशनल रूट से, मतलब इनहेलेशनल रूट के थ्रू हम क्या काम करेंगे? पेशेंट को मेथाकोलिन देंगे। मेथाकोलिन से अगर उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होगी किसी भी सब्सटेंस से, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके निकोटिनिक यूजेस के बारे में। अब निकोटिनिक यूजेस क्या होंगे? निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं एक तो ऑटोनोमिक गैंग्लियंस के अंदर और दूसरा एड्रेनल मेडुला के अंदर। तो अगर हमको कोई भी इसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट चाहिए या फिर ऑटोनोमिक गैंग्लियन पे बेसिकली इफेक्ट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक और पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक, दोनों टाइप के प्री गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियंस हैं उन दोनों पे प्रेजेंट है हमारे कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक साथ में स्टिमुलेट हो रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे ना। अगर सपोज 10 यूनिट से सिंपैथेटिक ओवरड्राइव बढ़ी और 10 यूनिट से पैरासिम्पैथेटिक ओवरड्राइव बढ़ी तो क्या होगा? कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए ऑटोनोमिक गैंग्लियन पे इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं। जो इसका मेजर रोल है वो किस पे है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मेजर जो कंडीशन है जहाँ पे निकोटिनिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? मास्थीनिया ग्रेविस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि क्या होता है। अगर हमें मास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस करनी है तो हम क्या देंगे? एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या है? वाटर सॉल्युबल रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग। डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम और ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन। ये दोनों कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल ड्रग, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस नहीं करेंगे। कोबरा बाइट के अंदर भी सेम मास्थीनिया, जब मैं मास्थीनिया समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कोबरा बाइट की कंडीशन। कोबरा बाइट के अंदर क्या होता है? जो हमारा कोबरा टॉक्सिन है वो क्या काम करता है कि हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट है उन सारे रिसेप्टर्स को डिग्रेड कर देता है या फिर इनिबिट कर देता है।
जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स इनिबिट हो गए या डिग्रेड हो गए तो एसिटाइलकोलिन वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा। जब एसिटाइलकोलिन वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारी बॉडी है ना, वो एक तरीके से हेमी पैरालिसिस के अंदर या फिर हेमीप्लेजिया या फिर क्वाड्रीप्लेजिया के अंदर पास होती है, या फिर मस्कुलर वीकनेस होती है, स्केलेटल मस्कुलर वीकनेस होती है कोबरा बाइट के अंदर, बॉडी फ्लैसिड हो जाती है। तो उस कंडीशन में, कोबरा बाइट की कंडीशन में हम क्या देंगे, नियोस्टिगमिन। अब नियोस्टिगमिन क्या काम करेगा, जो हमारा एंटी कोलिनेस्टरेज की तरह काम करेगा और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनिबिट करेगा। अगर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्टिव टाइम है रिसेप्टर्स पे निकोटिनिक, वो बढ़ जाएगा और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी। जब इफेक्टिव टाइम और इफेक्टिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सपोज मान के चलो पहले कि 10 निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पे, कोबरा पॉइजन के अंदर क्या हुआ कि इसमें से 5 खत्म हो गए, अब बच्चे कितने, 5। अगर हमने उस 5 रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा दिया, उसका टाइम भी इंक्रीज हो गया और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया, तो 5 रिसेप्टर से इफेक्ट शो कर पाएगा और जो हमारी बॉडी की फ्लैसिड कंडीशन, स्केलेटल मसल वीकनेस हो रही है कोबरा पॉइजनिंग के अंदर, वो कम हो जाएगी। दूसरा, रिवर्सिबल ऑफ मसल रिलैक्सेंट। सेम, अगर किसी ने कोई ऑपरेशन के अंदर या प्री ऑपरेटिवली पेशेंट्स को मसल रिलैक्सेंट देते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जिससे पेशेंट ज़्यादा मूव ना कर पाए, मोबलाइज हो जाए, या कोमाटोज पेशेंट है उनको देते हैं। क्यों देते हैं, जिससे पेशेंट की जो मस्कुलर मूवमेंट्स है, मस्कुलर एक्टिविटी है, वो हिंडर ना करें ऑपरेटिव सर्जरीज़ के अंदर। तो अगर हम उस ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सर्जरी कंप्लीट हो गया, हम उसको जो उसका इफेक्ट है उसको रिवर्स करना है, तो हम क्या, कौन से ड्रग देंगे, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करेंगे। तो रिवर्सिबल ऑफ मसल रिलैक्सेंट, वहाँ पे कौन सा, नियोस्टिगमिन। तो निकोटिनिक यूसेस कहाँ कहाँ कर पर है, मास्थीनिया ग्रेविस, उसकी डायग्नोसिस के अंदर एड्रोफोनियम, और ट्रीटमेंट के अंदर नियोस्टिगमिन। दूसरा कोबरा बाइट के अंदर, और तीसरा रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन, मस्करीन एंड निकोटिन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हर कंडीशन में मोस्टली इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स दे रहे हैं, मतलब एंटीकोलिनेस्टरेसिस दे रहे हैं, पर हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना एसिटाइल कोलिन का कर रहे हैं, ना मस्करीन का कर रहे हैं, ना पाइलोकार्पिन का। क्यों, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है, जैसे ही आप उसको बॉडी के अंदर या तो आईवी रूट के थ्रू या फिर सिस्टमिक रूट के थ्रू इंजेक्ट करेंगे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसका रिसेप्टर पे एक्शन आ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम है वो प्रेजेंट है, वो एंजाइम हर एक जगह पे एसिटाइल कोलिन को बहुत ईजिली डिग्रेड कर देगा, और जो एसिटाइल कोलिन है उसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसके साथ हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट। मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट के अंदर क्या काम करते हैं, मेटाकोलिन को इनहेलेशनल रूट के थ्रू पेशेंट को देते हैं। जैसे इनहेलेशनल रूट के थ्रू मेटाकोलिन को देंगे तो अगर उस पेशेंट को ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी हो रही होगी तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, जो हमारे ब्रोंकाइज है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी ऑलरेडी हो रखी है और हमने उसको मेटाकोलिन दे दिया, उसने ब्रोंकस को और कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, क्योंकि सिंपैथेटिक का काम था डायलेट कराना, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, तो उसका जो ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमको पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। मास्थेनिया मीन्स वीकनेस एंड ग्रेविस मीन्स ग्रेव। तो मास्थेनिया ग्रेविस इज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट को ग्रेव वीकनेस फील होती है। ग्रेव वीकनेस मतलब डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एंड कंटिन्यूइंग एनी ऑफ द वॉलंटरीली मूवमेंट। मास्थेनिया ग्रेविस है क्या, एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं किसके अगेंस्ट, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 टाइप के, एक मस्करेनिक और एक निकोटिनिक। निकोटिनिक कहाँ कहाँ पर, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ तक अब तक आपको ये चीज़ याद हो चुकी होगी। तो जो भी हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है, उन सारे रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब वो एंटीबॉडीज जब उनसे एक्ट करेंगी तो क्या होगा, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनका इंटरनलाइजेशन होगा। इंटरनलाइजेशन मतलब वो मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर पास होंगे। जब वो मेम्ब्रेन के अंदर चला गया रिसेप्टर तो एसिटाइलकोलिन एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, उन एंटीबॉडीज़ के इफेक्ट में इंटरनलाइजेशन होगा रिसेप्टर्स का, और जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो कम हो जाएगा। जब उसका एक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्केलेटल मसल वीकनेस। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए ये कोई स्केलेटल मसल है। अब स्केलेटल मसल के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए। जैसे ही ऑटो एंटीबॉडीज़ ने आके इनसे अटैच किया तो जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स है इंटरलाइज हो गए। पहले 4 रिसेप्टर्स थे, अगर 3 इंटरलाइज हो गए तो बचा कितना, 1 निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो एसिटाइलकोलिन है वो एक निकोटिनिक रिसेप्टर से इतना
स्टिमुलेटरी एक्शन शो नहीं कर सकता कि स्केलेटल मसल को पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट कराया जा सके। इसकी वजह से क्या होगा, स्केलेटल मसल वीकनेस होगी, जो सेम कोबरा बाइट के अंदर होती है। वहाँ पे एंटीबॉडीज़ की जगह क्या होगा, कोबरा वेनम या फिर कोबरा टॉक्सिन। ठीक है, अब जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम था, ठीक है, हमने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, किसको देखें, नियोस्टिग्मिन। अब नियोस्टिग्मिन ने जब इसको इनहिबिट किया तो जो एसिटाइल कोलिन है इसका जो इफेक्टिव टाइम है या इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो इन रिसेप्टर्स पे इंक्रीज हुई। सपोज करिए ये पहले 5 सेकंड एक्ट कर रहा था और कंसंट्रेशन थी इसकी 5 मिलीमोल, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ मैं एक समझाने के लिए। जब हमने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया नियोस्टिग्मिन देके तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10, और जो इफेक्टिव टाइम हो गया 10 मिली सेकेंड, और जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो बढ़ के हो गई मान के चलो 10 मिलीमोल। तो इसका टाइम ऑफ एक्शन भी बढ़ा और इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बढ़ी। तो जो भी हमारी स्केलेटल मसल वीकनेस हो रही थी वो रिलीव हो गई। अब ठीक, अब आप किसी पेशेंट के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर मास्थीनिया है, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, एड्रोफोनियम टेस्ट। कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर आप सोच रहे हो अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। अगर कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो रहा है तो वीकनेस क्यों हो रही है, क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम का काम है स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करना। अगर ज़्यादा हो रहा है कोलिनर्जिक सिस्टम या एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा स्टिमुलेट होना चाहिए। इनहिबिट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ना हमारी पूरे ऑटोनॉमिक फार्मेकोलॉजी के अंदर जितने रिसेप्टर वो सारे 7 पास रिसेप्टर सर्पेंटाइन, सिर्फ एक निकोटिनिक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आयन चैनल्स हैं, और आयन चैनल्स की स्टिमुलेशन की एक लिमिट होती है। ये तब तक स्टिमुलेटेड रहते हैं जब तक एक प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए और उतने आयन का ग्रेडियंट होना चाहिए जो उसके थ्रू क्रॉस कर पाए। अगर वो ग्रेडियंट ब्रेक हो गया या फिर उतना वोल्टेज नहीं मिल पाया तो आप कितना भी स्टिमुलेशन देते रहे ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 7 पास रिसेप्टर्स नहीं है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स नहीं है, ये आयन चैनल्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है मतलब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा अमाउंट में, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो भी ये रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे। क्यों इनहिबिट होंगे, कि अगर आप जब रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेशन करेंगे तो आयन ग्रेडियंट है वो सब प्रॉपर होगा नहीं स्टिमुलेशन के लिए, और साथ के साथ जो रिसेप्टर्स है वो डाउनग्रेड जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं होगा। बार बार अगर आप अपने हाथ को बार बार मूव कराएं वॉलंटरली बार बार तो आपका हाथ एक टाइम बाद 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद थकेगा ना। क्यों थकेगा, क्योंकि जो भी उसका कैल्शियम है वो यूटिलाइज हो चुका है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, जितने भी आयंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर वो एक्सचेंज के अंदर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसको रेप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए। तो बॉडी के अंदर या तो ओवर ड्राइव हो पैरासिम्पैथेटिक की या फिर अंडर ड्राइव किस में, मास्थेनिया के अंदर, ओवर ड्राइव किस में, कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर। दोनों कंडीशंस के अंदर हमारी स्केलेटल मसल वीकनेस में जाएगी। इसका मतलब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए एसिटाइल कोलिन का, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अब किसी पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रही है या मास्थेनिया हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसको कोई काम दिया, वो उसको काम को परफॉर्म करने से पहले ही थक रहा है या फिर उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, जो हमारी उसकी आईलिड्स हैं वो ड्रूप कर रही हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है स्केलेटल मसल्स के। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रोफोनियम या फिर टेंसिलॉन की जो एड्रोफोनियम है वो मार्केट के अंदर टेंसिलॉन नाम से आता है, तो हम उसको टेंसिलॉन इंजेक्ट करेंगे। अगर जैसे ही हमने टेंसिलॉन इंजेक्ट किया या एड्रोफोनियम इंजेक्ट किया तो एड्रोफोनियम क्या काम करेगा, इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हुआ तो एसिटाइल कोलिन का इफेक्टिव कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ एक्शन बढ़ा। अगर उस पेशेंट को मास्थीनिया की कंडीशन होगी या मास्थीनिया ग्रेविस हो रहा होगा तो वो कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, मतलब जो पेशेंट है उसकी जो मसल्स हैं उसके अंदर स्टिमुलेशन आएगा, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। जो भी आपने उसको काम दिया वो उसकी आईलिड्स प्रॉपर काम कर रही होंगी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होंगी स्केलेटल मसल। क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ, एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और उसका इफेक्ट बढ़ गया। इन कॉन्ट्रेरी अगर वो कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर होगा, मतलब उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो रखे हैं एसिटाइल कोलिन से, आपने एड्रोफोनियम दिया और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ मतलब एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा। वहाँ पे तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा था ना, आपने और ज़्यादा कर दिया, तो जो पेशेंट है उसकी जो मस्कुलर वीकनिंग है वो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। मास्थीनिया के अंदर एड्रोफोनियम देते उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर डिग्रेड होगी। दोनों के डिफरेंस समझ गए कि क्यों डिग्रेड होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ऑलरेडी ज़्यादा था, आपने और कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब एड्रोफोनियम ही क्यों यूज़ किया जाता है, एड्रोफोनियम सबसे पहली बात तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन नहीं है इसका। दूसरा, इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है। मैंने आपको वाटर सोल्यूबल जो क्लास है उसमें बताया था कि जो एड्रोफोनियम है या पायरिडोस्टिग्मिन है या नियोस्टिग्मिन है, इनके अंदर उनका डिफरेंस है वो है टाइम ऑफ एक्शन का। इसका टाइम ऑफ एक्शन मान के चलिए 3 से 5 मिनट है, तो इसका होगा 3 to 6 आवर्स, और नियोस्टिग्मिन का 6 to 12 आवर्स। अगर आपने
एड्रोफोनियम की जगह पायरिडोस्टिग्मीन यूज़ किया होता टेस्ट में, तो उस पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब लैक्राइमेशन, सलाइवेशन, सारे सिक्रीशंस इंक्रीज हो रखे होंगे, उसके जीआईटी ओवर स्टिमुलेट हो रखा होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे फंक्शन 6 घंटे तक रहेंगे। इसलिए हम ऐसे ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका टाइम ऑफ एक्शन स्लो हो। कौन सा ड्रग है वो? एड्रोफोनियम। तो एड्रोफोनियम टेस्ट आपको समझ आ गया, और इसको क्यों यूज़ करते हैं मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर, इसका फंक्शन भी समझ आ गया होगा। लास्ट एल्जाइमर, मैंने आपको बताया था कि एल्जाइमर के अंदर जो हमारा फ्रंट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, एक रफ डायग्राम है। फ्रंटल लोब में, फ्रंटल और पैराइटल लोब में एक न्यूक्लियस है, इसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ मेनेट। अब ये न्यूक्लियस ऑफ मेनेट का काम क्या होता है? हमारी बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये फाइबर्स हैं जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर ऑफ मेनेट से, ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये डीजनरेट हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस ऑफ मेनेट डीजनरेट हुआ तो जो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई। कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हुई मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस डिक्रीज हुए। इसलिए एल्जाइमर के अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो एल्जाइमर की जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इनहैंस करेंगे, और जैसे ही कोलिनर्जिक एक्टिविटी इनहैंस होगी मतलब उस बॉडी के कॉग्निटिव फंक्शंस इनहैंस हो जाएंगे। ठीक है, तो एल्जाइमर में क्यों यूज़ करते हैं आपको समझ आ गया। मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का आपके पास पेशेंट आया तो उसकी बॉडी को आप कैसे पता करेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रखी है। तो उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे वो कौन से होंगे? कोलिनर्जिक क्राइसिस के। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहला ये जो एक निमोनिक है, आप इसको इससे याद कर सकते हैं, DUMBBELSS, डेम्बल्स। ठीक है, तो जो भी हमारे कोलिनर्जिक ड्रग है उनका अगर आप साइड इफेक्ट देखेंगे तो सबका साइड इफेक्ट सेम होगा। अगर आप उनको ओवरडोज में देते हैं तो उन सबका साइड इफेक्ट यही होगा, डम्बल्स। डी फॉर डायरिया। डायरिया क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या काम कर रहे हैं? स्टिमुलेशन ऑफ जीआईटी। अगर वो ओवर स्टिमुलेट हुए तो ओवर पेरिस्टाल्सिस मतलब डायरिया। यू फॉर यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहे थे, डिफ्यूजर मसल्स स्टिमुलेट होंगे, डिफ्यूजर मसल्स स्टिमुलेट होंगे, इंटरनल स्पिंटर रिलैक्स होगा, पेशेंट यूरिनेट करेगा, तो डायरिया, यूरिनेशन। तीसरा मियोसिस। मियोसिस मतलब जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पिंटर प्यूपिलाई पे। और डायलेटर प्यूपिलाई पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? पीपल्स को डायलेट करना। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करना? क्योंकि स्टिमुलेट होता है रेस्ट की कंडीशन। अब रेस्ट की कंडीशन अगर पीपल्स को डायरेक्ट रखेंगे तो बहुत सारी लाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, आइस के अंदर एंटर करेगी। आप इजीली सो पाएंगे क्या? नहीं सो सकते। तो जब भी आप रेस्ट की कंडीशन में जाते हैं या सोने जाते हैं तो आप नोटिस करना आपकी पीपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो मियोसिस मतलब जो हमारी स्पिंटर प्यूपिलाई मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी, मतलब जो हमारी प्यूपल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। बी फॉर ब्रोंकोस्पाज्म। मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकोस्पाज्म। अगेन बी फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट पे। जब हार्ट पे M2 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होगा या एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो वो क्या काम करेगा? हार्ट को स्लो करेगा, AV नोड को स्लो करेगा, SA नोड को स्लो करेगा। अगर SA नोड स्लो हुआ तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी, AV नोड स्लो हुआ तो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो इनर्वेशन है ना हार्ट पे, वो ऑल ओवर द कार्डिक मस्कुलेचर होता है। ये मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था। AV नोड पे भी होता है, SA नोड पे भी होता है, एट्रियल मस्कुलेचर पे भी, पर्किंजे सिस्टम पे भी, एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बट ऑन कंट्रारी जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है हार्ट पे वो सिर्फ 2 जगह होता है, एक SA नोड पे और एक AV नोड पे। अगर आप किसी पेशेंट को पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देंगे तो उसकी SA नोड भी इनहिबिट होगी और AV नोड भी, कार्डिक मस्कुलेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बी से ब्रोंकोस्पाज्म, बी से ब्रेडिकार्डिया, ई से एक्साइटेशन ऑफ CNS। मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव फंक्शंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब CNS को एक्साइट करता है। इसलिए जो ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा सकते हैं या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो वो पेशेंट के अंदर क्या ओवर एक्साइटिविटी, ट्रिमर्स आएंगे पेशेंट को, तो एक्साइटेशन ऑफ CNS। L फॉर लैक्राइमेशन, S फॉर स्वेटिंग एंड S फॉर सलाइवेशन। मैंने आपको बताया था जितनी भी बॉडी की हमारी सिक्रीशंस हैं वो सारे इंक्रीज होंगे, चाहे वो लैक्राइमेशन हो, चाहे वो स्वेटिंग हो, चाहे वो सलाइवेशन हो। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। और साथ के साथ क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस होगी। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस का सिम्टम क्या है? मस्कुलर वीकनेस। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा प्रेजेंट है, निकोटिन रिसेप्टर्स रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं और वो इनिबिशन में जा रहे हैं। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये आप याद रख सकते हैं डम्बेल से। D फॉर डायरिया, U फॉर यूरिनेशन, M फॉर मियोसिस, B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, B फॉर ब्रेडिकार्डिया, E फॉर एक्साइटेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, L फॉर लैक्राइमेशन, स्वेटिंग एंड सलाइवेशन। तो यहाँ
यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना कोलिनर्जिक ड्रग्स का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पे, या फिर अगर आप इस कोलिनर्जिक क्राइसिस से समझ पाएँ तो एंटी डंबल्स। जो भी ये डंबल्स आपने पढ़े हैं अभी, इन सब के फंक्शंस को रिवर्स करेंगे, वो काम किसका होगा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का। थैंक यू।